साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं जो हमारा टैगलाइन है, हमारे साथ जमकर करें तैयारी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, एनवीएस में आउट ऑफ 100% गारंटी के साथ। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। तो साथियों, अधिगम अक्षमता से संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, या जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, एक नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप जितना भी प्रश्न है आप उसको खोल के देख लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। तो जो आज का जो ये सेट है बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई सेट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और इस सेट में कुछ बदलाव भी किया गया है। रैपिड रिकॉल के अंतर्गत सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही समाहित किया गया है, क्योंकि इसमें अधिगम अक्षमता से संबंधित 34 जो अति वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, समाहित किया गया है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी जो हमारे साथी रीट 2022 अर्थात राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा चल रहा है उसका भी इसी महीना एग्ज़ाम है। तो साथियों, जो रीट 2022 का तैयारी कर रहे हैं वो भी जो शिक्षक साथी हैं वो भी इन सारे क्वेश्चनों को निश्चित रूप से देख लेंगे। और जो सीटेट का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, तो जितने भी सीटेट के परीक्षार्थी हैं जिनका परीक्षा दिसंबर में होने वाला है, तो वो भी निश्चित रूप से आज का हमारा ये सेट निश्चित देखेंगे, बहुत गंभीरता से देखेंगे और इसको बार बार सुनेंगे। तो निश्चित रूप से आज का ये सेट आपको मिनिमम 1 नंबर की गारंटी 100% देती है। अब साथियों, आज का रैपिड रिकॉल के अंतर्गत हम 5 क्वेश्चन लाए हैं और 2 क्वेश्चन हमारा जीके का है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज रैपिड रिकॉल का जो सेट नंबर 14 है उसको हम जारी करते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है। चौथा प्रश्न है, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। और 5वां प्रश्न है हमारे साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा में शुरू किए जाएंगे। तो साथियों, इस तरह हमारा रैपिड रिकॉल का ये 5 क्वेश्चन का सेट है। और अब जीके का जो क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है। और दूसरा प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो साथियों, आपको जो इसका आंसर है वो वीडियो के मध्य में या लास्ट में दिया जाएगा, इसलिए आप जो है सो हमारे वीडियो पर लगातार बने हुए रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। और आज का जो अधिगम विकार है, अधिगम विकार से संबंधित इन डिटेल जो आपको एक नोट्स दिया गया है तो उसको आपको समझाया जाएगा। लेकिन साथियों, एक सूचना हम आपको दे दें कि ऐसा देखा जा रहा है कुछ शिक्षक साथी बीपीएससी प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरे हैं, वो तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक बनने से क्या फ़ायदा है। तो साथियों, इसी के अंतर्गत मैंने आपको पहला फ़ायदा बताया था, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। दूसरा आपको मैंने बताया था कि आपको प्राण नंबर इशू किया जाएगा। और आज तीसरा फायदा के अंतर्गत साथियों, आपको मनमाफिक जगह पे पोस्टिंग दिया जाएगा, अर्थात आप जहां जाना चाहते हैं, बिहार के जिस कोना में जाना चाहते हैं उस कोना में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो साथियों, आज तीसरा फायदा के अंतर्गत आपको एक पोस्टिंग मिला। अब हम लोग अपने मूल बिंदु अधिगम विकार पे आते हैं। तो अधिगम विकार जो हमारा है, डिस्प्रेक्सिया। पहला है डिस्प्रेक्सिया अर्थात गतिक कौशलों में अधिगम की कठिनाइयाँ। डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशलों में अधिगम की कठिनाइयाँ, सिर्फ इसी को आप याद रखें। डिस्प्रेक्सिया गति और समन्वय, चाहे वह सूक्ष्म गतिक कौशल, काटने या लिखने, या सकल गतिक कौशल, दौड़ना कूदना के साथ हो, में समस्याओं को संदर्भित करता है। डिस्प्रेक्सिया अधिगम की अक्षमता, हाथ आँख समन्वय, संतुलन और मैनुअल निपुणता की क्षमता को प्रभावित करती है। अब हमारा डिस्लेक्सिया है, पढ़ने में अधिगम की कठिनाइयाँ। डिस्लेक्सिया पढ़ने में अधिगम की कठिनाइयाँ, यह 2 प्रकार की होती है।
पहला, बुनियादी पढ़ने की समस्याएं। ये समस्याएं तब होती हैं जब ध्वनियों, अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध को समझने में कठिनाई होती है। उदाहरण, BUT बट, PUT पुट, NOW नाउ, WOWO। दूसरा है पढ़ने की समझ की समस्याएं। ये समस्याएं तब होती है जब शब्दों, वाक्यांशों और अनुच्छेदों के अर्थ को समझने में असमर्थता होती है। अब जो साथियों हमारा है दूसरा, डिसकैलिकुलिया। डिसकैलिकुलिया ये है गणित में अधिगम की कठिनाइयाँ। डिसकैलिकुलिया जिस बच्चों को होगा तो उसको गणित पढ़ने में, समझने में दिक्कत होगा। तो एक विशिष्ट अधिगम की कठिनाइयाँ जो बच्चों की संख्याओं को समझने और गणित के तथ्यों को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला जो अधिगम विकार है डिस्ग्राफिया, उसमें लिखने में अधिगम की कठिनाइयाँ, अर्थात लेखन में अधिगम की कठिनाइयों में लिखने की शारीरिक क्रिया या जानकारी को समझने और संश्लेषित करने की मानसिक गतिविधि शामिल हो सकती है। अगला है साथियों एफेसिया या डिस्फेसिया। इसमें भाषा में अधिगम की कठिनाइयाँ होती हैं। भाषा और संचार अधिगम की कठिनाई में बोली जाने वाली भाषा को समझने या उत्पन्न करने की क्षमता शामिल है। अगला साथियों हमारा है डिसमोर्फिया। तो डिसमोर्फिया में होता है आकृति और साइज संबंधी विकार। आकृति और साइज संबंधी विकार। अब इस विकार में बच्चा या व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आकृति, आकार और इसके साइज संबंधी जानकारी या अनुमान सटीक तरीके से नहीं लगा सकता। अब है डिस्फेसिया, बोलने संबंधी विकार। अब इस विकार में बालक या व्यक्ति में बोलने संबंधी समस्याएं होती हैं। इसमें वह गूंगा तो नहीं होता, पर कोई भी बात कहने के लिए उसके मुख से निकला हुआ शब्द स्पष्ट नहीं होता। और साथियों इसी से संबंधित जो जितना भी महत्वपूर्ण अधिगम विकार है वो बिल्कुल एक एक भाषा में जो नोट्स है बहुत ही VVI है। तो इसको आप लोग निश्चित रूप से लगातार सुनेंगे और मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं बार बार याद कराऊंगा। भूलना आप भूलेंगे और मैं आपको बार बार याद कराऊंगा, ये भी हमारा टैगलाइन है। तो निश्चित रूप से आप चिंता न करें, आप हमारे साथ बने हुए रहें और जंबो स्पीड में तैयारी करें। किसी तरह का दिक्कत हो तो 9973115257 अर्थात 9971315257। दूसरा नंबर है 8581071208 अर्थात 8581017208 पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब अधिगम की जो अयोग्यताएं हैं वो क्या क्या हैं, तो मैं प्रत्येक अयोग्यता को 4 से 5 बार आपको रिपीट करूंगा। आप इस वीडियो को सुनेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। आप कोई भी काम करें इस वीडियो को ऑन करके छोड़ दें, आपको सब याद हो जाएगा। एफासिया वाचन, लेखन, भाषण में अयोग्यता। एफासिया वाचन, लेखन, भाषा में अयोग्यता। एफासिया वाचन, लेखन, भाषा में अयोग्यता। दूसरा है सेंसरी एफासिया, समझने की शक्ति की हानि। सेंसरी एफासिया, समझने की शक्ति की हानि। सेंसरी एफासिया, समझने की शक्ति की हानि। अगला है मोटर एफासिया, बोलने या विचार विमर्श की हानि। मोटर एफासिया, बोलने या विचार विमर्श की हानि। मोटर एफासिया, बोलने या विचार विमर्श की हानि। अगला है एलेक्सिया, वाचन योग्यता की हानि या शब्द दृष्टिहीनता। एलेक्सिया, वाचन योग्यता की हानि या शब्द दृष्टिहीनता। एलेक्सिया, वाचन योग्यता की हानि या शब्द दृष्टिहीनता। अब है एकाल कुलिया, गणितीय योग्यता की कमी। एकाल कुलिया, गणितीय योग्यता की कमी। एकाल कुलिया, गणितीय योग्यता की कमी। अगला है साथियों एग्राफिया में लेखन की अयोग्यता होती है। एग्राफिया में लेखन की अयोग्यता होती है। डिसकालकुलिया, गणितीय विकार। डिसकालकुलिया में गणितीय विकार होता है। डिसकालकुलिया में गणितीय विकार। डिसलेक्सिया पठन या वाचन विकास होता है। डिसग्राफिया लेखन विचार। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी विकार। अंतिम है साथियों डिस्प्रेक्सिया, लिखने संबंधी व्यतिक्रम।
अब साथियों ये याद कैसे होगा, तो इसको याद करने का बिल्कुल एक निंजा टेक्निक है। ये निंजा टेक्निक आप जो है सो अपना सकते हैं। इसको आप एक लाइन में याद करें, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मुड़ भाऊ। आप इसको बार बार सुन लें, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मुड़ भाऊ। इसको आप याद कर लेंगे, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मुड़ भाऊ। उपरोक्त लाइन में शब्द के पहला अक्षर अधिगम विकार के नाम को दर्शाता है तथा दूसरा अक्षर उसे प्रभावित कौशल को दर्शाता है। अब कैसे है, तो जो सबसे पहला है लो, तो लो से लेक्सिया होता है और जो पापा का प अक्षर है उससे पढ़ने में समस्या होता है, अर्थात लेक्सिया से जो ग्रसित होता है उसको पढ़ने में दिक्कत होता है। उसके बाद अगला है गौ, गल से गौ, तो गौ से ग्राफिया और उसके बाद है लौ से लिखना, तो जो ग्राफिया से संबंधित है वो लिखने से उसको दिक्कत होता है, ग्राफिया बीमारी से जो ग्रसित है। अब है कर गए, तो क से कैलकुलिया होता है और गौ से गणित, अर्थात जो कैलकुलिया से ग्रसित है उसको गणित से में दिक्कत होता है। अब जो हमारा है अगला फिर, तो फी से साथियों अफेजिया होता है, यहाँ अ साइलेंट है अफेजिया। और ये जो है उसके बाद भ है भी, तो भ से भाषा, मतलब जो अफेजिया से ग्रसित होगा उसको भाषा संबंधी समस्या होगी। अब अगला है पग, प तो अप्रेक्सिया, यहाँ भी अ साइलेंट है अप्रेक्सिया और ग अर्थात गामक कौशल। अब जो हमारा अगला शब्द है थमते में तो है तनाव की स्थिति और थम है डिस्थीमिया, अर्थात डिस्थीमिया का जो ग्रसित बीमारी होता है जिस बच्चों को वो तनाव की स्थिति में होते हैं। अब है नहीं, यहाँ साइलेंट है, मोर एक्टिव है, तो मोर में डिसमोर्फिया और यहाँ भा जो है भाव में भ्रम संबंधी विकार, अर्थात जो डिसमोर्फिया से संबंधित होते हैं वो भ्रम संबंधी विकार से। तो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान के समय के साथ मेल खाने के लिए असाइनमेंट पूरा करने के लिए आवंटित समय को कम करना और इस समय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना निम्न विकारों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ए विघटनकारी व्यवहार संबंधी विकार, बी डिस्फेसिया, सी संवेदीकरण विकार, डी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर है डी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, अर्थात ध्यान के समय के साथ मेल खाने के लिए असाइनमेंट पूरा करने के लिए आवंटित समय को कम करना और इस समय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना ध्यान अभाव सक्रियता विकार होगा। अब जो दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है? ए सांस्कृतिक भिन्नता, बी प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, सी शिक्षक की योग्यता, डी साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता। तो साथियों आपने बिल्कुल सही बनाया है, बी है इसका उत्तर, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग। तो प्रसव पूर्व दवा का उपयोग विकलांगता का कारण बन सकता है। इसीलिए साथियों बोला जाता है कि जब माँ गर्भकाल में होती है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बच्चा विकलांग भी पैदा हो सकता है। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ए धीमी गति से सीखने वालों की, बी सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की, सी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, डी अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो साथियों निश्चित रूप से आपने बनाया है सी डी अधिगम की निर्योग्य बालकों की। तो अर्थात वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है अधिगम निर्योग्य बालकों की। अब जो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। ए डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्फासिया और डी डिस्प्रैक्सिया। तो साथियों बिल्कुल आपने सही बनाया है, डिस्प्रैक्सिया। जिन शिक्षक साथियों का अलग उत्तर है उसको आप करेक्शन कर लेंगे, अर्थात मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है डिस्प्रैक्सिया। अब साथियों 5वां नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया ए गंभीर तनाव की अवस्था, बी पठन विकार, सी शब्द जम्बलिंग विकार, डी लेखन विकार। तो साथियों आपने बिल्कुल सही बनाया है, ए गंभीर तनाव की अवस्था, अर्थात डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की अवस्था। अब जो 6 नंबर प्रश्न है, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड का एक छात्र होना चाहिए। ए
कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। बी, कक्षा में विशेष उपचार को देखते हुए। सी, निचले स्तर के काम करने के लिए उत्साहित। डी, माता पिता और दोस्तों द्वारा अपने नियमित काम के साथ मदद की। तो निश्चित रूप से आपने सही बनाया है। इसका उत्तर है ए, अर्थात कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई, अर्थात दृश्य की कमी के साथ भी ग्रेड का एक छात्र होना चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। साथियों, अब जो हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा देखा और था परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह पीड़ित है। ए, डिसमोर्फिया। बी, डिसलेक्सिया। सी, शब्द जुम्बा विकार। डी, डिसटोपिया। तो साथियों, 7 नंबर का जो आपने क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया, अर्थात एक बच्चा देखा और था परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह पीड़ित है, डिसलेक्सिया। अब जो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, वाक व भाषा संबंधी विचार कहलाता है। वाक व भाषा संबंधी विचार कहलाता है। ए, एफेजिया। बी, सेरेब्रल पेल्सी। सी, एल्जाइमर। डी, डाउन सिंड्रोम। तो साथियों, बिल्कुल ये एफेजिया है। वाक व भाषा संबंधी विचार कहलाता है एफेजिया। अब जो 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, रोहन कक्षा में एकाग्रचित होकर नहीं बैठता, ना ही वे एक जगह टिककर बैठ पाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। रोहन की अधिगम अक्षमता है। ए, ADHD। बी, CWSN। सी, इंसोम्निया। डी, एस्पर्जर। तो साथियों, इसका जो उत्तर है ADHD, अर्थात रोहन कक्षा में एकाग्रचित होकर नहीं बैठता, ना ही वे एक जगह टिककर बैठ पाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है। रोहन की अधिगम अक्षमता ADHD है। अब जो 10 नंबर हमारा प्रश्न है, अधिगम निर्योग्य बच्चे अधिकतम डैश होते हैं। अधिगम निर्योग्य बच्चे अधिकतम डैश होते हैं। ए, आक्रामक। बी, संगठित। सी, संगत। डी, निम्न उपलब्धि वाले। तो आपने बिल्कुल सही बनाया, इसका उत्तर है डी, निम्न उपलब्धि वाले, अर्थात अधिगम निर्योग्य बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अब जो 11 नंबर हमारा प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। ए, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। बी, यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। सी, अधिगम निर्योग्य विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है। डी, यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है। तो साथियों, आपने बिल्कुल सही बनाया है, यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है, अर्थात अधिगम निर्योग्यता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो बी असत्य कथन है, बाद बाकी तीनों सत्य है। अब जो 12 नंबर प्रश्न है हमारा, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। ए, डिस्फेजिया। बी, डिस्प्लेक्सिया। सी, डिस्कैलकुलिया। डी, डिसलेक्सिया। तो साथियों, इसका उत्तर है बी, डिस्प्लेक्सिया, अर्थात गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है बी, डिस्प्लेक्सिया। अब जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक ए, कुछ भी नहीं सीख पाते। बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। सी, बहुत कम बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। डी, बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। तो साथियों, जो 13 नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, अर्थात अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अब जो 14 नंबर हमारा प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ए, डिस्ग्राफिया। बी, डिस्प्लेक्सिया। सी, डेस्कुलिया। डी, डिसलेक्सिया। तो साथियों, 14 नंबर का उत्तर आपने सही बनाया है, डिस्ग्राफिया है इसका उत्तर, अर्थात विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अब जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है ए, डिसलेक्सिया। बी, डिस्कैलकुलिया। सी, डिस्ग्राफिया। डी, डिस्प्राक्सिया। तो साथियों, इसका उत्तर है सही ए, डिसलेक्सिया, अर्थात शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डिसलेक्सिया से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालक का IQ होता है। मंद बुद्धि बालक का IQ होता है ए, 70 से कम। बी, 70 से 90। सी, 90 से 100 और डी, 120 से 150।
साथियों 90 की जगह यहाँ 900 लिखा गया है, इसलिए इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। ये सी नंबर ऑप्शन जो है सो 900 से 100 जो लिखा गया है इसको आप लोग सुधार कर 90 से 100 है, तो इसका उत्तर जो होगा ए होगा 70 से कम, अर्थात मंद बुद्धि बालक का IQ होता है 70 से कम, मंद बुद्धि बालक का IQ होता है 70 से कम। अब साथियों मैं आपको एक विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारी 5 शिक्षक साथियों की टीम, जिसमें एक यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, एक हमारे सीटेट के टॉपर हैं, एक DLED के टॉपर हो चुके हैं, एक मैं हूं और एक और शिक्षक साथी हैं। ये शिक्षक साथी विभिन्न प्रश्नों पर काफ़ी शोध के बाद ये सेट बनाया जाता है और इन सेटों को बनाने में 2 से 3 दिन का मेहनत लगता है। इतना मेहनत के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कहीं से भी अगर आपको लगता है कि हम जो परीक्षा में बैठेंगे और इसमें हमको 1 या 2 नंबर या 5 नंबर मिल सकता है, तो आप एक शेयर निश्चित रूप से करेंगे। आपका शेयर से जो कोई दूसरे बच्चे उसको पढ़ने के बाद फ़ायदा उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी होगी कि इतना मेहनत हमारा सार्थक गया। और एक विनम्र निवेदन कि अगर आज का वीडियो आपको सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारा जो इस सप्ताह का लक्ष्य था 1000 प्लस सब्सक्राइबर करने का, वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए आप 1000 प्लस सब्सक्राइबर करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होगी। अब साथियों कल जो हमने जीके का क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना, तो इसका आंसर था पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। और उत्तर देने वाले सबसे प्रथम प्रतिभागी श्री विवेकानंद जी थे समस्तीपुर से। का अर्थ है 17 नंबर हमारा प्रश्न है, डिसलेक्सिया का अर्थ है ए मानसिक विकार, बी पठन विकार, सी गणितीय विकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही बनाया है, बी पठन विकार, अर्थात डिसलेक्सिया का अर्थ है पठन विकार। डिसलेक्सिया का अर्थ है पठन विकार। साथियों ये काफ़ी VVI सेट चल रहा है, बहुत ही VVI, इसलिए आप सभी लोग इस सेट को चाहे कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, इस वीडियो को ऑन कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर की 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक बार बार सुनेंगे। और इसका जो रैपिड रिकॉल का जो क्वेश्चन है वो भी नई शिक्षा नीति के तहत है, तो उसमें से भी 1 नंबर आने की गारंटी है, इसलिए आप कहीं से भी इसको स्किप नहीं करेंगे। अब जो हमारा 18 नंबर प्रश्न है, डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है, ए बोलने में, बी व्यक्त करने में, सी पढ़ने या वर्तनी में, डी खड़े होने में। तो 18 नंबर का उत्तर है सी पढ़ने या वर्तनी में। डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है पढ़ने या वर्तनी में। अब जो हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक ने देखा कि रवि गणित की समस्याओं में जोड़ने के बजाय घटाव और घटाव के स्थान पर जोड़ करता है, रवि को किस प्रकार की अक्षमता है। तो इसका ऑप्शन है ए गुणज वैकल्य, बी लेखन वैकल्य, सी डायस्टोपिया, डी डिस्पैसिया। तो साथियों इसका उत्तर होगा ए गुणज वैकल्य, अर्थात एक शिक्षक ने देखा कि रवि गणित की समस्याओं में जोड़ने के बजाय घटाव और घटाव के स्थान पर जोड़ करता है, रवि को किस प्रकार की क्षमता है, तो गुणज वैकल्य लिखिए। ऐसा हम लोग साथियों निश्चित रूप से अपने क्लास में देखते हैं। अब जो हमारा 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। तो ए क्रेटिनिज्म, बी ADHD, सी डिसलेक्सिया, डी ऑटिज्म। तो साथियों इसका उत्तर होगा सी डिसलेक्सिया, अर्थात कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है, तो सी डिसलेक्सिया। अब साथियों अधिगम अक्षमता से संबंधित एक बात आपको हम बता दें कि अधिगम अक्षमता का अर्थ है परिस्थितियों को एक विषम समूह से जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो खुद को समझने, बोलने, पठन, लेखन, वर्तनी या गणितीय गणना में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है। और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य और विकासात्मक भाषागत जैसी स्थितियां शामिल हो सकती है। तो साथियों आप जो है सो बातों की जालों में नहीं फंसेंगे। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इन बातों में फंसेंगे नहीं।
एक आपको छोटा सा टिप्स फिर से दे देते हैं कि अक्षमताएं डिसकैलकुलिया में गणना का होता है, डिसग्राफिया में लिखने का होता है, डिसलेक्सिया में पढ़ने का होता है, अस्वलीनता में सामाजिक अंतःक्रिया का होता है। अर्थात डिसकैलकुलिया गणना, डिसग्राफिया लिखने, डिसलेक्सिया पढ़ना, अस्वलीनता सामाजिक अंतःक्रिया। तो साथियों आपको हम ये बार बार रिपीट करवाते आपको ये चैप्टर हम आपको याद ही करा देंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड काफ़ी अधिक है और उसका लेखन कौशल पर्याप्त है। रवि में सबसे अधिक संभावना डैश की है। ए डिसकैलकुलिया, बी डिसग्राफिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिसफेजिया। तो साथियों इसका उत्तर है सी डिसलेक्सिया। अर्थात रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड काफ़ी अधिक हैं और उसका लेखन कौशल पर्याप्त है। रवि में सबसे अधिक संभावना है कि वह जो है सो डिसलेक्सिया से पीड़ित हो। अब जो हमारा 22 नंबर प्रश्न है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ADHD साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सेट में से मैं किसी भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो 34 क्वेश्चन का सीरीज है वो 34 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन को आप काट नहीं सकते हैं कि परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। इसलिए अधिगम अक्षमता में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इन्हीं समूह में से आएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन को मैं VVI नहीं कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन हमारा VVI है। तो उसी के अंतर्गत 22 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑटिज्म डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बी ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और डी अटेंशन डेफिसिटी हाई डिजीज। तो निश्चित रूप से आपने उत्तर बिल्कुल सही लगाया। इसका उत्तर होगा सी अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब साथियों ये होता क्या है? तो ADHD का पूर्ण रूप अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अति सक्रियता विकार को दर्शाता है। यह एक जटिल न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तंत्रिका विकास संबंधी विकार है जो बच्चों के व्यवहार में अति सक्रियता की ओर ले जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गत्यात्मक कौशलों में अधिगम की अक्षमता को कहा जाता है? ए डिसकैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्फेसिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 23 नंबर का उत्तर आपने बिल्कुल सही बनाया है। इसका उत्तर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, सबसे पहला है ए डिसलेक्सिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिस्फेजिया, डी डिसग्रेफिया। तो साथियों इसका उत्तर है सी डिस्फेजिया। अर्थात संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेजिया। संप्रेषण संबंधी जो अक्षमता है वो डिस्फेजिया है। अब हम लोग साथियों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रवि ANT और TAN स्टार्टेड और STARTED स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता। स्थिति क्या हो सकती है? ए डिसमोर्फिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिसकैलकुलिया, डी डिसग्राफिया। तो साथियों 25 नंबर आपने बिल्कुल सही बनाया है, डिसलेक्सिया। अर्थात जब कोई भी अक्षर को बच्चा सही से अंतर नहीं कर पाता है तो उसको डिसलेक्सिया हो जाता है। अब जो हमारा 26 नंबर प्रश्न है, डिसलेक्सिया का लक्षण डैश में कठिनाई है। डिसलेक्सिया का लक्षण डैश में कठिनाई है। ए मूल पाठ समझना, बी संख्या प्रसंस्करण, सी संक्षिप्त संकल्पना, डी लेखन। तो 26 नंबर का आपने सही बनाया है, मूल पाठ समझना। अगर आपने अलग ऑप्शन मारा है तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। अर्थात डिसलेक्सिया का लक्षण मूल पाठ समझना में कठिनाई है। अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, सामान्य बुद्धिमत्ता वाला बच्चा भाषा पढ़ने और में कठिनाई दिखाता है। यह इंगित करता है कि बच्चा डैश के लक्षण दिखा रहा है। ए डिसग्राफिया, बी डिसकैलकुलिया, सी डिस्प्लेक्सिया, डी डिसलेक्सिया। तो 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर निश्चित रूप से डी है, डिसलेक्सिया। अर्थात सामान्य बुद्धिमत्ता वाला बच्चा भाषा पढ़ने और में कठिनाई दिखाता है। यह इंगित करता है कि बच्चा डिसलेक्सिया के लक्षण से पीड़ित है। अब जो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है?
निम्न में से कौन सा बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है? ए डिसलेक्सिया, बी ADHD, सी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने अगर ऐसा नहीं लगाया है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों 29 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसा डैश के लक्षण दिख रहा है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसा डैश के लक्षण दिख रहा है। अधिगम्य अक्षमता, बी अधिगम्य कठिनाई, सी अधिगम्य समस्या, डी अधिगम्य दोष। तो निश्चित रूप से आपने सही बनाया है, ए अधिगम्य अक्षमता। अर्थात एक बच्चे की कॉपी में लिखने में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसा लक्षण को हम लोग अधिगम्य अक्षमता कहते हैं। अब साथियों आपको हमारा ये सेट कैसा लगा, आप इसको निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे कि सर ये सेट अच्छा लगा या ख़राब लगा। अगर आप YouTube पर कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी खुशी महसूस होगा कि हमने इतना मेहनत से जो ये सेट बनाया है तो हमारा मेहनत सार्थक गया। और अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो आप जो है सो एक निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देंगे, ऐसा हम मानते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ए व्यक्ति केस अध्ययन, बी घटनावृत्त अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड, सी व्यवहार रेटिंग स्केल, डी संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो साथियों 30 नंबर प्रश्न का उत्तर है डी संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अर्थात अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार परक अवलोकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। अब साथियों हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ए संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का प्रयोग, बी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, सी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, डी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग। तो आपने बिल्कुल सही बनाया है, इसका उत्तर है सी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अर्थात अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब 32 नंबर हमारा प्रश्न है, अशाब्दिक अधिगम समस्या वाले बच्चे में कौन सी समस्या होती है? अशाब्दिक अधिगम समस्या वाले बच्चों में कौन सी समस्या होती है? तो इसका उत्तर है ए संख्याओं का बोध, बी शब्दों का बोध, सी चेहरे की अभिव्यक्तियों को समझना, डी ध्वनि का बोध। तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही आपने बनाया है, सी है चेहरे की अभिव्यक्तियों को समझना। अर्थात अशाब्दिक अधिगम समस्या वाले बच्चों में चेहरे की अभिव्यक्तियों को समझना एक समस्या होती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड लास्ट हमारा प्रश्न है, मनोग्रसित बाध्यता विकार डैश है। मनोग्रसित बाध्यता विकार डैश है। ए विघटनकारी विकार, बी समायोजन विकार, सी चिंता विकार, डी सोमाटोफॉर्म विकार। तो आपने बिल्कुल सही बनाया है, चिंता विकार। अर्थात मनोग्रसित बाध्यता विकार चिंता विकार है। अब हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, अधिगम अक्षमता या अशक्तता वाले बच्चों को ए अलग संस्थान में डाला जाए, न कि मुख्यधारा के विद्यालय में, बी नियमित विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। अगला है सी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तथा उसे विज्ञान तथा लेखन कौशल न सिखाया जाए, डी उसकी त्रुटियों के लिए बुरा तथा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है बी नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। अर्थात अधिगम अक्षमता और अशक्तता वाले बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अब साथियों जो रैपिड रिकॉल का अगला सेगमेंट हमारा है, रैपिड रिकॉल के अंतर्गत जो मोस्ट क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चनों को हम शामिल करते हैं। तो रैपिड रिकॉल के अंतर्गत हम 10 प्रश्न शामिल करते थे, लेकिन समय की बाध्यता के कारण आज मात्र 5 क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? नई शिक्षा नीति
2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो पैटर्न आप लिखें 5+3+3+4। आप लिखें 5+3+3+4। हम आशा करते हैं कि आपने पहले से उत्तर बना लिया होगा, चूँकि हमारा कहना है कि जब हम प्रश्न करें तो जंबो स्पीड में आप इसका उत्तर दें। अगर आपने उत्तर गलत लिखा है तो आप इसको करेक्शन कर लें, 5+3+3+4। अब दूसरा प्रश्न है, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? तो फाउंडेशन स्टेज। दूसरा का उत्तर है फाउंडेशन स्टेज। लिखें FOUNDATION, फाउंडेशन स्टेज, STAGE, FOUNDATION STAGE, फाउंडेशन स्टेज। अब साथियों, जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? तो सी कस्तूरी रंजन समिति, सी कस्तूरी रंजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर है साथियों 6%, 6%। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो आप लिखें क्लास 6 से शुरू किए जाएंगे। और साथियों, जीके का 2 क्वेश्चन जो हम प्रत्येक दिन लेकर आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? और दूसरा प्रश्न है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? साथियों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कल लावेंगे, और नहीं आ सकता है तो आप चिंता नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप में से कोई शिक्षक साथी इसका उत्तर जानते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप जो है कमेंट करेंगे या यूट्यूब पर ही कमेंट कर देंगे, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा।